हेलो गाइस, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4th चैप्टर स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990 के थर्ड पार्ट की स्टडी करेंगे। स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1946 टू 1990। तो जो 1946 से 1990 का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएट्स लिए थे, स्ट्रेटजीज अपनाई थी, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ कर पाया। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी और टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे मैंने 4 टॉपिक्स में डिवाइड करा है। अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि जो फर्स्ट टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा था फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर सरकार का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। तो इन दोनों टॉपिक्स की वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की डिटेल स्टडी करेंगे। तो मतलब जो 1956 था उस टाइम पीरियड पर सेकंड 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दूसरी बात, हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना। तो ये 5 ईयर प्लान मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। तो जो 1956 है उस टाइम पीरियड पर एक एक्ट भी पास हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। और इसके अंदर एक और चीज पढ़ेंगे, जो लीडिंग रोल होएगा वो किसका होगा? स्टेट का। मतलब इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के अंदर लीडिंग रोल किसका रहने वाला है? स्टेट का रहने वाला है। तो इस टॉपिक की अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसके अंदर क्या था? डिक्लेयर किया गया कि लीडिंग रोल किसका रहेगा? स्टेट का रहेगा। मतलब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो लीडिंग रोल रहेगा वो किसका रहेगा? स्टेट का रहेगा। तो देखिए, आईपीआर को अच्छे से समझने के लिए आपको इन 3 पॉइंट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। इन 3 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप आराम से एनालाइज कर पाओगे कि जो आईपीआर है उसका मीनिंग क्या है और उसे किस पर्पस के लिए सरकार ने उस एक्ट को पास किया था और सरकार का लीडिंग रोल क्यों रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो इसको समझने के लिए आपको इन तीनों सब एक्ट्स को अच्छे से समझना होगा। तो मैं वीडियो के अंदर इन तीनों पॉइंट्स के अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को क्या है? 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। दूसरा जो पॉइंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का है। मतलब क्या है? कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, अगर उन्हें अपने इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना होता था तो उन्हें लाइसेंस देना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। और थर्ड देखिए, इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन। तो जो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते थे, एंटरप्रेन्योर्स होते थे, जो विलेजेस के अंदर मतलब रूरल एरिया के अंदर अगर अपनी इंडस्ट्री लगाते थे तो सरकार उसको क्या देती थी? कंसंट्रेशन देती थी। तो इन तीनों पॉइंट्स की अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को समझने के लिए हमें टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो जो पहली कैटेगरी थी उसके अंदर क्या था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया पीएसयू के लिए, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए। सेकंड जो कैटेगरी थी उसके अंदर क्या था कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, वो क्या है कि अपनी इंडस्ट्रीज को स्थापित कर सकते थे एक साथ, बट जो प्राइमरी रोल रहेगा वो किसका रहेगा? पीएसयू का। और जो सेकेंडरी रोल रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है उसको दोनों मिलकर स्थापित कर सकते थे, बट क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका सेकेंडरी रोल रहेगा। थर्ड कैटेगरी थी, मतलब जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो इंडस्ट्रीज नहीं आती थी वो सारी की सारी किसके लिए छोड़ दी गई? प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो एक एक करके इन कैटेगरीज की स्टडी करते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट के अंदर इंडस्ट्री वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो जो 3-fold क्लासिफिकेशन है उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो इंडस्ट्रीज है उसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। तो जो पहली कैटेगरी थी, those which could be established and developed exclusively as public sector enterprises। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर स्टैब्लिश होगी। तो ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज थी? 17 इंडस्ट्रीज थी। अब इन इंडस्ट्रीज को कैसे समझ सकते हो कि भैया ये पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई है? तो जो इंडस्ट्रीज थी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की थी, मतलब जो भारी उद्योग थे जहां पर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे प्रोडक्शन हो सकता था, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती थी, ऐसी इंडस्ट्रीज को किसके लिए रिजर्व कर दिया गया? पीएसयूज के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो कितनी संख्या थी इसकी? 17 इंडस्ट्रीज को पीएसयूज के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं ले सकता था। ये एक फुल स्टॉप था प्राइवेट सेक्टर के लिए। वो इन इंडस्ट्रीज के अंदर
अपना बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर सकता था। जो सेकंड कैटेगरी थी, दोज विच कुड बी स्टैब्लिश बोथ एज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो जो सेकंड कैटेगरी थी उसके अंदर क्या था, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी अपनी इंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश कर सकते थे, बट जो प्राइवेट सेक्टर है उसे सेकेंडरी रोल प्ले करना था और जो पब्लिक सेक्टर है उसे प्राइमरी रोल प्ले करना था। बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर है उसको क्या प्रायोरिटी थी कि अगर कोई न्यू इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी तो वो पीएसयू के अंदर होगी, अगर पीएसयू इंटरेस्टेड नहीं है तो जाके सेकेंडरी मतलब प्राइवेट सेक्टर को चांस मिलता था। तो देखिए इसको समझते हैं। हाउएवर प्राइवेट सेक्टर वाज प्ले ओनली सेकेंडरी रोल। तो मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो कौन सा रोल प्ले करेगा, सेकेंडरी रोल करेगा। सेकंड देखिए, न्यू एंटरप्राइजेस वर टू बी एस्टैब्लिश प्राइमरीली इन पब्लिक सेक्टर। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई नई इंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश करना होगा तो उसके अंदर सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, पब्लिक सेक्टर को। तो जो सेकंड कैटेगरी थी उसके अंदर 12 इंडस्ट्रीज थी, ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सकते थे। थर्ड कैटेगरी देखिए, यहाँ पर थर्ड कैटेगरी बहुत यूनिक है। ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन कैटेगरी 1 एंड 2 वर टू बी लेफ्ट फॉर टू दी प्राइवेट सेक्टर। मतलब क्या है कि जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर जो इंडस्ट्रीज नहीं आ रही वो सारी की सारी किसके लिए छोड़ दी गई, प्राइवेट सेक्टर के लिए। मतलब इसके अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। तो देखिए दस आईपीआर 1956 क्लियरली इंप्लाइड दैट द स्टेट वाज स्पेयरहेड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ कि सन 1956 की औद्योगिक नीति ने स्पष्ट कर दिया कि अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में राज्य का नेतृत्व होगा। अरे सिंपल सी बात क्या है कि हमने पहले भी पढ़ा, जो आईपीआर है उसके अंदर क्या जो लीडिंग रोल रहेगा वो किसका रहेगा, स्टेट का रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, इसके अंदर इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। कुछ इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया और कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों आते थे। और जो थर्ड कैटेगरी थी उसके अंदर क्या था कि जो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के अंदर जो इंडस्ट्रीज नहीं आती थी उन सबको किसके लिए रिजर्व कर लेफ्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, अगर वो अपनी इंडस्ट्रीज को या इंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करना चाहते थे उन्हें क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, या तो गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना पड़ता था। और मान लीजिए कोई एक एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज है, वो अपनी साइज ऑफ मार्केट को बढ़ाना चाहती है, मतलब कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, तो भी उसे गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस लाइसेंसिंग नीति के पीछे सरकार का एक ओपिनियन था कि ज्यादा से ज्यादा इक्वलिटी हो, मतलब रीजनल इक्वलिटी बढ़े, और दूसरी बात जो रूरल एरियाज है उनके अंदर भी डेवलपमेंट हो। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो फ्रेंड ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना, रजिस्ट्रेशन है। मतलब क्या है कि कोई प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा या तो उसे गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस लगा रखे थे। अगर कोई भी उस रेगुलेशंस को ब्रेक करता है तो उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। तो इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज इंक्रीज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। तो जो लाइसेंसिंग नीति थी उसके पीछे क्या है, एक बहुत बेसिक आइडिया था कि जो इंडस्ट्रीज है उनकी डेवलपमेंट ज्यादा कहां पर हो, बैकवर्ड रीजन में। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर है, अगर वो इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है रूरल एरिया के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देती थी। बट अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, वो अर्बन एरिया के अंदर अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो माइट भी सरकार उसको लाइसेंस ना दे। तो सरकार का सिंपल सा ओपिनियन ये था कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज की जो डेवलपमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कहां पर हो, बैकवर्ड एरिया में। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही थी, सरकार इसके लिए क्या चाहती थी कि भाई रीजनल इक्वलिटी हो, मतलब समानता ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये सरकार का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। तो देखिए सेकंड पॉइंट, दिस वाज प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। तो मैंने आपको बताया ये जो लाइसेंसिंग नीति थी इसके पीछे रीजनल इक्वलिटी को बढ़ाना था। थर्ड, अ लाइसेंस वाज नीडेड नॉट ओनली एस्टैब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइजेस बट आल्सो एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। तो मैंने आपको बताया
कि कोई न्यू इंडस्ट्री है, अगर उसको इस्टेब्लिश होना है तो उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या तो लाइसेंस देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है, अगर वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है तो भी उसे क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट दे दिए, देखिए द फोकस वाज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिट। तो इस लाइसेंसिंग नीति के पीछे जो गवर्नमेंट है उसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या था, ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो, ना कि प्राइवेट प्रॉफिट हो। मतलब प्राइवेट लोगों की किसी भी तरीके की मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देना चाहती थी गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या था, सरकार रीजनल इक्विलिटी को बढ़ाना चाहती थी कि जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। फिफ्थ पॉइंट देखिए, लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट रीजनल इक्विलिटी। तो मैंने आपको बताया कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो किसको प्रमोट कर रही थी, रीजनल इक्विलिटी को। लास्ट पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंगली लाइसेंस वर लिटरली इशूड फॉर बैकवर्ड रीजन्स रेदर देन डेवलप्ड रीजन फॉर द कंट्री। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अगर अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहता अर्बन एरिया के अंदर तो उसे लाइसेंस नहीं मिलता था, और अगर वो अपना बिजनेस को रूरल एरिया मतलब गांव के अंदर एस्टैब्लिश करना चाहता था तो गवर्नमेंट उसको क्या देती थी, लाइसेंस देती थी। और दूसरी बात, सरकार उसे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज देती थी जिससे कि उसकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर सके रूरल एरिया के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। थर्ड पॉइंट देखिए, इंडस्ट्रियल कंसंजेशन, मतलब जो औद्योगिक छूटें रियायतें हैं उनकी बात होगी अब यहाँ पर। तो जो औद्योगिक छूटें रियायतें किन इंडस्ट्रीज को दी सरकार ने, जो एंटरप्रेन्योर अपनी इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड रीजन विलेजेस के अंदर ओपन करते थे तो सरकार क्या करती थी, ऐसी इंडस्ट्रीज को बहुत सारे कंसेशंस देती थी। तो देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। The private entrepreneur were offered many types of industrial concession for establishing industry in the backward region of the country। तो मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है और वो अपनी इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड रीजन के अंदर स्टैब्लिश करता है तो गवर्नमेंट उसे बहुत सारे कंसेशन देती है, जैसे कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर कंसेशन मिलता होगा, और दूसरी बात उन्हें टैक्स नहीं पे करना होता होगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को देती है। तो देखिए इन कंसेशंस को समझते हैं। पहली बात तो टैक्स हॉलिडे, मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इंडस्ट्री को और वो भी बैकवर्ड रीजन में ओपन करने के बावजूद, तो उन इंडस्ट्रीज को क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो क्या है देखिए, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, तो कुछ समय के लिए सरकार क्या करेगी, उन इंडस्ट्रीज से टैक्स नहीं लेगी। दूसरी बात क्या है, सब्सिडाइज ऑफ पावर सप्लाई, सरकार क्या करेगी, ऐसी इंडस्ट्रीज को बिजली की सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। लास्ट, लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल कंसेशन वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्विलिटी। तो देखिए आपने इन तीनों पॉइंट्स की स्टडी करी, तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है, इंडस्ट्रियल कंसेशन है, इन दोनों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनल इक्विलिटी, मतलब क्षेत्र के अंदर समानता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो स्टेट का रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दूसरी बात, आईपीआर के अकॉर्डिंग जो पीएसयूज है उनका बहुत ही ज्यादा प्राइमरी रोल रहने वाला है टुवर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।